Hello everyone, welcome to my channel Door to Study. So today we will do the third video from the chapter The Muslim League. Okay, so it's the fifth chapter from history and I'm following total history and civics by Morning Star. So if you are following this book, then take out the book and with your pencil, then take out the book and your pencil and underline the important points or the points that you feel that you have to remember. So keep your book and pencil with you. Okay. Now, if any one of you is not following this book, then also the whichever book you are following, take out that and read it. Okay. Let's first you listen to my explanation, then you go through the book and underline the important points because the content will be same. Understood? Okay. Now, why explain is this because many students have told me many times to tell the book which I am referring to. Okay, तो आज हम थर्ड वीडियो के साथ आए हैं द मुस्लिम लीग का. तो इसमें हम आज लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, द लखनऊ पैक्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे. मतलब वो क्या है, क्यों हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, क्या ऐसे सिचुएशंस आया कि लखनऊ पैक्ट हुआ, एक्चुअली लखनऊ पैक्ट होता ही क्या है, फिर उस पैक्ट में क्या था और ये पैक्ट के वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ और फाइनली ये पैक्ट के ड्रॉबैक्स. और इतना करने के बाद हमारे ये जो चैप्टर है द मुस्लिम लीग पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि द लखनऊ पैक्ट क्या है. बेसिकली लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट है. ओके, क्या है? एग्रीमेंट है. अब ये एग्रीमेंट अगर हुआ है देन कुछ लोगों के बीच या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ है, इजंट इट? सारे एग्रीमेंट्स ऐसे कुछ चीजों के ऐसे ही कुछ ग्रुप्स, टीम्स या पर्सन्स के बीच में होता है. सो हियर ऑल्सो ये जो एग्रीमेंट है वो कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द मुस्लिम लीग, ये दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये एग्रीमेंट लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था. अंडरस्टूड? अब इसका नाम लखनऊ पैक्ट क्यों है? बिकॉज इट वाज साइन इन लखनऊ इन द ईयर 1916. ओके, दैट इज बोथ द पार्टीज साइंड दिस एग्रीमेंट इन द ईयर 1916 एट लखनऊ. अंडरस्टूड? और तब से वो ये एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट के नाम से बोला जाता है. अब ये साइन क्यों हुआ था? सी, पहले तो आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज जैसे वर्क कर रहे थे, इजंट इट? मुस्लिम लीग अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा था जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के दौरान उन्हें मिल भी गया, इजंट इट? और मुस्लिम लीग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है. अंडरस्टूड? बट द कांग्रेस लीग वाज अ secular organization in which religion didn't matter. Okay, now in Congress both Hindus, Muslims, every religion, people from every religion were there, but in Muslim League it was an organization only for Muslims. Understood? तो ये मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. अब क्या हुआ था, आप जानते हैं कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, तो वो एक थ्रेट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर जब उसका जो नेशनल एक्टिविटीज था, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स वो लोगों में जगाने लगे, तो क्या हुआ, ये एक थ्रेट बन गया ब्रिटिश के लिए. उसके चलते ही जब मुस्लिम्स ने ये अपना डिमांड आगे रखा कि हमें भी अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के हिसाब से एक मुस्लिम लीग फॉर्मेशन के लिए उन्हें इजाजत मिल गया था. अंडरस्टूड? अब उसके बाद दोनों सेपरेट वर्क कर रहे थे, बट क्या हुआ, ऐसे क्या फैक्टर्स या ऐसे क्या बोलते हैं, क्या घटनाएं घटी या फिर क्या सर्कमस्टेंसेस था जिसके तहत दोनों पार्टीज, दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए और एक साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया. ओके, तो वो हम जानेंगे सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू लखनऊ पैक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटरनेशनल इवेंट्स. ओके, तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे जिसके कारण जो भी एक फैक्टर था,
ये जो लखनऊ पैक्ट के फॉर्मेशन के पीछे, ओके, लखनऊ पैक्ट के पीछे। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था, इजंट इट? 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, मतलब कि ये टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर वन, ओके, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। कब था? what was the time duration, or what was the, in which years World War One took place? Between the years of 1914 and 1919, isn't it? Between the years of 1914 and 1918, this first World War took place. So during that time, what happened in the Turkey? Okay, in Turkey at that time, Ottoman Empire was there. That is, Ottomans ruled Turkey, and basically Turkey and some other countries were Muslim provinces. Understood? The Muslim provinces. And the empire of Turkey, or you can say him as the Sultan of Turkey, was not only the political head of that country, but also this Sultan of Turkey is the Caliph or Khalifa, or the religious head of Muslims. Understood? So अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तब हुआ जब जो बल्कन पावर्स है, बल्कन पावर्स ये टर्की एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करने लगे। दैट इज दे प्रोक्लेम वॉर अगेंस्ट टर्की टू कैप्चर दैट एरिया। ऑफ कोर्स नाउ ये बल्कन पावर्स क्या है? जो एक बल्कन पेनिनसुला है, ओके, वो बल्कन पेनिनसुला है, और वो पेनिनसुला में I think around 8 countries आते हैं, and some of them, I don't remember the names of all countries. Some of them are Albania, Bosnia, then Romania, Croatia, ऐसे कुछ countries है, और भी 4 countries है, तो total 8 countries है, ओके। तो ये जो बल्कन पावर्स है वो प्रोक्लेम कर दिया वॉर टर्की को, मतलब कि बल्कन पावर्स टर्की को अटैक किया। तो ये बल्कन पावर्स भी किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर। इट मीन्स these Balkan powers were acting on behalf of British. हुआ? समझ में आ गया? तो इससे क्या पता चला? इंडिया में ब्रिटिश तो बहुत लॉयल्टी they were showing as if they are very good friends of Muslims, but there, that is in Turkey, they were enemies of Muslims. So what happened? This incited the Muslims in India too, because you know that the Sultan of Turkey is the religious head of Muslims. तो मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा कि उनके फेलो पीपल के साथ, उनके फेलो जो भी सिटीजन्स थे, या फिर जो भी उनके फेलो मुस्लिम्स थे, उनके साथ ऐसा बिहेवियर ब्रिटिश शो करें। सो दे वर एग्रेसिव, दैट इज दे रोज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अंडरस्टूड? तो ये दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। नाउ द मुस्लिम लीग थॉट दैट it's not good, or it would not be better to show more loyalty to the British, and we should fight, and we should arise nationalistic sentiment. हम लोग बस मुस्लिम के बारे में ना सोचकर पूरे एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट हमें अराइज करना पड़ेगा, ताकि हम सब एक साथ हमारे सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़े। ओके, तो ये जब नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट दे कैन जॉइन हैंड्स विद कांग्रेस, isn't it? Understood? So here, mark one line. They felt that the British were pro-Christian and anti-Muslim. Okay, the change of the attitude of the Muslims towards the British led the former to support the Congress. Former means the Muslim League, to support the Congress in their efforts to gain self-government in India. इससे पहले तक मुस्लिम लीग जो था कुछ बहुत ही ज्यादा एक्टिवली नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो आप नोटिस किए हैं, isn't it? हमने पहले भी पढ़ा है। So this was the first one, that is international events. I think I have explained a lot about this, isn't it? Okay, anyway. Next is national events. तो ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ घटनाएं अपने कंट्री में, दैट इज इंडिया में भी हुआ, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि वी शुड नॉट बी लॉयल टू ब्रिटिश, वी शुड नॉट बी लॉयल टू ब्रिटिश एनीमोर। तो वो क्या क्या था? फर्स्ट, हाँ,
ये जो फर्स्ट क्या है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड. यू नो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इजंट इट. तो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1911 में कैंसिल कर दिया गया. ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल को दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए थे, एंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. बट क्या हुआ, 1911 में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसे एनल कर दिया गया और पार्टीशन किया गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ओके, सो दिस एक्ट ऑफ ब्रिटिश डिड नॉट प्लीज मुस्लिम्स. अंडरस्टूड. सेकेंड क्या हुआ, हाँ, so what happened? Okay, one more thing here I have left, that is, okay, this was the first point. Understood? That is partition of Bengal एनल कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम प्लीज नहीं थे. सेकेंडली क्या हुआ, यही अपॉर्चुनिटीज को जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्हें अपने रिलीजन से ज्यादा नेशनलिस्टिक इमोशन सेंटिमेंट्स था उनमें. ओके, लाइक अबुल कलाम आजाद and the Ali brothers. Who are the Ali brothers? Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali. Okay, these are two Ali brothers. So these people took advantage of this opportunity and they spread nationalistic ideas, nationalistic sentiments among the people. Okay, next, Tilak. Bal Gangadhar Tilak was released from the prison. Okay, 1914 में बाल गंगाधर तिलक प्रिजन से रिलीज हो गया, मतलब कि उनका जो जेल का टेन्योर था वो खत्म हो गया और वो बाहर आ चुके हैं. इट मीन्स नाउ while we will proceed, you will see that in many places Bal Gangadhar Tilak played an immense role in the unification of Congress and Muslim League. Okay, next and the last one, under the Seditious Meetings Act. See here, finally under the Seditious Meetings Act, some prominent Muslim leaders were arrested. Okay, that is, some Muslim leaders, okay, who were showing great loyalty to the British, some of them were also arrested by the British. So this act of British was not at all tolerated by Muslims. अब इधर आप एक वर्ड के अक्रॉस आए हैं, वो क्या है, Seditious Meeting Act. Okay, तो ये Seditious Meetings Act क्या है? See, at that time the government had announced, or the government had declared a rule that it is illegal to conduct meetings or to hold a meeting. To conduct a meeting, आपको समझ में आ गया कि ये इलीगल है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना इलीगल था, मतलब सारे मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना इलीगल नहीं था. बट इफ द मीटिंग constituted more than 50 persons, then it was illegal. It means that meetings having more than 50 persons should not be conducted, and if it's done, then it is illegal. तो इसी के चलते कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को भी, जिन्होंने ये एक्ट को नहीं माना था और मीटिंग कंडक्ट करा दिया था, तो कुछ मुस्लिम लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया. नाउ द मुस्लिम लीग, द पीपल वेर वेरी एंग्री. अंडरस्टूड? सो इट वाज द सेकंड वन. अब थर्ड क्या है, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. तो पहले जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, तब आपने इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम्स सब देखे थे. तो उसमें ये था कि द मुस्लिम विल ऑलवेज बी लॉयल टू द ब्रिटिश. इजंट इट? ऐसा कुछ था, ऐसा एक आइडिया था, इजंट इट? पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये सब एक्टिविटीज वगैरह सब देखने लगे, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव्स था वो भी चेंज होने लगा. हाउ? सी, in 1913 the league had amended its constitution to include a system of self-government under the aegis of the British crown. Okay, so क्या हुआ, पहले जब इनिशियल स्टेज में ऐसा कुछ नहीं था, बट 1913 में जो मुस्लिम लीग है वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मतलब कुछ चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये ऐड किया कि दे वांट सेल्फ गवर्नमेंट. Okay, even although it would be under the British crown, but still they want self-government. Okay, and this idea of self-government, tallied
allied with the idea of self-government or home rule that was basically the idea of Congress. Okay, the Congress from its initial stage wanted self-government. So here now Muslims are also willing to have that. So here you can see that there is a unification of ideas and objectives. Okay, so this unification of interests and objectives led to the unifying event of both Congress and Muslim League. Now what's the fourth one? A compromise between two factions of Congress. Yes, you know that in Surat split, okay, in Surat split what happened? The two wings of Congress, early nationalists and assertive nationalists. So Congress was divided into two wings. One was the early nationalists and the other was the assertive nationalists. It means there was a split in Congress. If there is a split in Congress, which means that the power of Congress was decreased. But now here again, both wings had come together, which strengthened the power of Congress. Understood? So these were the circumstances which led to the formation of, these were the circumstances which led to Lucknow Pact. Now let's see what were the clauses of Lucknow Pact. It means what terms, what conditions were written in Lucknow Pact. You know that whenever an agreement is made, there are some conditions that are to be done, isn't it? There are some conditions, terms, and by looking after those conditions and terms, both parties give their assent, isn't it? So let's see what were the conditions, what were the clauses of the Lucknow Pact. First of all, abolition of the India Council. So here, this demanded that the India Council, which was ruling from Britain, okay, which was ruling India from Britain, should be abolished. Understood? The second one, provincial legislature. There was something to be mentioned about provincial legislature. So what was it? See, 4/5 of the members, those who were present in provincial, those who were to be present in provincial legislatures should be elected. Okay, should be elected. Okay, and the rest 1/5. That is, they should be elected directly, and the rest 1/5 can be nominated. Understood? ये था. और क्या था? तो आपको समझ में आ गया ना कि जितने भी मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, उनके 4/5 को हमें डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, मतलब जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट करेंगे, और बाकी जो 1/5 है वो नॉमिनेट होके आएंगे. ओके, नेक्स्ट वन वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंसेस was laid down in the scheme. Okay, next, the number of Muslim members was laid down for each province. That is, they were to be elected through separate electorates. इसका मतलब क्या है? See here you can see a reservation. Okay. See, अभी जो हमारा इलेक्शन हो रहा है, अभी हमारा ऐसा नहीं है. That is, separate electorate का कोई चक्कर नहीं है अभी, isn't it? That is, हम सब इंडियंस हैं, तो हम सब हमें जो पार्टी कन्विंसिंग लगता है हम उसे वोट करते हैं, isn't it? बट तब ऐसा नहीं था. तब सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, मतलब कि मुस्लिम्स जो है वही बस मुस्लिम लीग के कोई मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वोट देंगे, और बाकी जो हिंदू है वो लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे. हिंदू या फिर और जो भी रिलीजन्स है वो लोग सब कांग्रेस के लिए वोट करेंगे. अंडरस्टूड? कांग्रेस के कौन से मेंबर या फिर बाकी पार्टीज के लिए वो लोग वोट करेंगे, बट मुस्लिम्स पर्टिकुलरली अपने मुस्लिम लीग के लिए वोट करेंगे. अंडरस्टूड? और फर्दर मोर, हर एक प्रोविंसेस के पॉपुलेशन डेंसिटी, हर एक प्रोविंसेस के पॉपुलेशन के हिसाब से उधर से वो पर्टिकुलर प्रोविंस से कितने मेंबर्स इलेक्ट होंगे डिसाइड किया गया था. बट और ये प्रोपोर्शन में था, बट जो मुस्लिम्स के लिए लोग सीट रिजर्व करना चाहते थे, जिसकी वजह से जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था. अंडरस्टूड? See, on the whole, the proportion of Muslim members were large. Understood? Next, minorities in elected bodies. That is, the minorities should have adequate separate representation. Here again, representation or reservation.
इलेक्टेड बॉडीज में जो माइनॉरिटीज है उनके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेचर्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ इंडिया were to be excluded from the control of imperial legislatures. Understood? Now, Imperial Legislative Council. The Imperial Legislative Council was to have 150 members. Understood? तो Imperial Legislative Council में 150 members होने चाहिए और उनमें से 4/5 जो है उनमें से 4/5 इलेक्टेड होंगे और 1/5 नॉमिनेटेड होंगे। अब जो टोटल है उसका 1/3 मुस्लिम्स होना चाहिए। Okay? See how there are some points, some clauses of the Lucknow Pact was an advantage, but some were leading to communalism. Understood? Communalism मतलब एक रिलीजन को प्रमोट करना या फिर रिलीजन बेसिस पे कुछ हो रहा था। ओके, नेक्स्ट, ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस, हर एक प्रोविंस ऑटोनोमस होगा। नेक्स्ट, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से हाफ पूरे एक्यूरेट 50% इंडियंस होने चाहिए। सो इट वाज अ गुड वन, isn't it? Because Indians know their grievances, Indians know the actual conditions of Indians, so what should be done, what should not be done, they can give their opinion and they will have equal status with the British members. Okay. Next, religious interest. See here, no legislative council, be it be imperial or provincial, was to proceed with any bill or resolution affecting one or the other community if 3/4 of the members of that community opposed it on the ground that it adversely affected their interest. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी बिल पास करने के लिए प्रेजेंट कर दिया गया, अगर कोई भी बिल प्रेजेंट हुआ है और अगर वो बिल तब तक पास नहीं होगा अगर वो बिल कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स अगर बोलेंगे कि नहीं ये बिल पास नहीं होना चाहिए बिकॉज इट वुड अफेक्ट आवर कम्युनिटी, देन दैट बिल शुड नॉट बी पास्ड। ये भी एक क्लॉज था। एंड नेक्स्ट वन, separation of judiciary from executive. It was also a good one. That is, executive, judiciary, ये दोनों separate bodies होना चाहिए और executive भी judiciary को संभाले ये नहीं होना चाहिए। Now you know that at present, in the present democratic situation, executive, legislature और judiciary तीनों different bodies है कि नहीं? पर पहले वैसा नहीं था। So therefore they demanded that both executive and judiciary should be separated and executive should not have any judicial powers. Understood? तो ये सब था clauses of लखनऊ पैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट एंड उसके बाद हम उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इधर हमने सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू लखनऊ पैक्ट और क्लॉजेस ऑफ लखनऊ पैक्ट पूरा कवर कर लिया है। अभी ही वीडियो अराउंड 20 मिनट्स हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस और उसके कुछ ड्रॉबैक्स। और हमारे नेक्स्ट वीडियो आते ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टिल दैट बाय बाय।